नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के वो टॉपिक जो रेगुलरली एग्जाम में किसी भी तरीके के ऑप्शन बेस्ड आ सकते हैं। आपका चाहे प्री हो चाहे मीन्स हो, यदि आपको क्वेश्चन लिखना है तो एनालिसिस के आधार पर आपके पास डिटेल होगी, तभी आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा सेक्शन आपके लिए सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि आप एग्जाम के अंदर ओरिएंट कर सकें, अपने स्कोर्स को बढ़ा सकें। सिंपल सा पॉइंट है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आती है हमारे पास लेटेस्ट में, अभी कुछ ही समय पहले की, कि इंडियन नेवी ने अपने बेसिकली पावर को बढ़ाने के लिए मारीच डिकॉय, जो एक टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच है, उसे ऐड किया है ताकि दुश्मन की तरफ से किसी भी प्रकार के अटैक को पहले ही डिफेंड किया जा सके। इसे डिफेंड करने के लिए अप्लाई किया गया है, नेवी को, नवल आर्मी को दिया गया है। ये बेसिकली जो सिस्टम है इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आगे हम डिटेल देंगे कि DRDO क्या होता है। अक्सर इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब ये कैपेबल होंगे डिटेक्ट करने में, लोकेट करने में और सामने से आने वाले किसी भी टॉर्पेडो को न्यूट्रलाइज करने में, यानी पहले ही अपने नुकसान होने से पहले उसे समाप्त किया जा सके। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस समय, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी जियोपॉलिटिक्स के आधार पर पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो जो है लगभग एक तरीके से वॉर की परिस्थिति में बना हुआ है, जिसमें चाइना अक्सर हमारे साथ युद्ध की कोशिश करता है। इधर से पाकिस्तान, नेपाल भी कोशिश कर रहा है आंखें दिखाने की और अलग अलग तरीके से सिस्टम को बना रहा है। तो अपनी ताकत को मजबूत करना इस समय भारत की एक मजबूरी बन चुका है। तो इंडियन नेवी ने, अभी पिछले फ्राइडे की बात है, जिसमें एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, जिसका नाम है मारीच, इसे अपनी फ्रंटलाइन आर्मी के अंदर जोड़ दिया गया है। याद रखिएगा, एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है, इसका पूरा नाम मारीच है और इसे डिप्लॉय किया गया है। अब अगर बात की जाए तो नेवी ने कहा कि एक प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड अ नॉमिनेटिव नवल प्लेटफॉर्म हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल एंड डेमोस्ट्रेटेड द फीचर एज पर द नवल स्टाफ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अब सिंपल सा बोला गया है कि इसको अकॉर्डिंग टू ट्रायल और डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमोन्स्ट्रेशन लिया है नवल स्टाफ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ने, उन सभी टेस्ट को कंप्लीट कराने के बाद फाइनली इसे अपनी आर्टिलरीज के अंदर, अपने सेक्शंस के अंदर इसे डिप्लॉय किया गया है। अब अगर बात करें तो इसको आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत में ही बनाया गया है, भारत में ही बनाया गया है और इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इस समय में मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया 2.0, मेक इन इंडिया 2.0 का जो एस्पेक्ट है उसे पूरा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि हमारे देश के अंदर इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जा सके और सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ बढ़े आगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस PSU है, ये इस प्रोडक्शन को, सिस्टम को डिकॉय करेगा, इसको देखेगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो है इंडियन नेवी की रिसीव करती है एक मेजर बूस्ट, जिसकी वजह से भारत की आर्मी के जो वॉरशिप्स हैं और अच्छे स्ट्रांगली परफॉर्म कर सकें। इसका एक रीज़न यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं कि भारत में इंडियन ओशियन की तरफ बार बार चाइना के शिप्स और जो पनडुब्बियाँ हैं वो देखी जा रही हैं, ताकि जो ये बेसिकली पनडुब्बियाँ देखी जा रही हैं, एक तरीके से सर्विलांस किया जा रहा है इंडिया की पावर को, और डेली वाइज वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। बॉर्डर पर भी आप जानते होंगे कि इस समय पहले तो सिर्फ गलवान वैली पर था, लेकिन गलवान के बाद अब धीरे धीरे पूरे के पूरे लद्दाख के सेक्शन में जहां जहां इंडिया का बॉर्डर टच होता है चाइना के साथ में, वहां पर चाइना की आर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि अपने आप को वॉर से पहले प्रिपेयर करना है। अगर बात करें नेहरू की पॉलिसीज की, तो दोस्तों नेहरू की पॉलिसीज के अंदर क्या होता था, भारत जो था डिफेंसिव मोड में खेलता था, कभी अटैकिंग मोड में नहीं खेलता था, जिसमें एनालाइज करने के बाद भी भारत तब तक वेट करता था जब तक बाहर से अटैक नहीं हो जाता। लेकिन अब भारत को मजबूत करना मजबूरी है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी बहुत सारे पैक्ट्स को तोड़ चुका है, पंचशील पैक्ट को तोड़ चुका है और बार बार अटैक करने के विचार में बना रहता है। तो इस चीज के लिए भारत को अपने आप को तैयार करना जरूरी है। अब बात करते हैं DRDO की। DRDO को एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में। इसके अंदर कंबाइन किए गए था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स को कंबाइन किया गया था। इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के मिक्सअप से इसको बनाया गया था। इसके अंदर ये सारी के सारी ब्रांचेस जोड़ी गई ताकि किसी भी प्रकार से इसे तैयार किया जा सके। इसकी बात करें तो सतीश रेड्डी
जो इसके चेयरमैन हैं इस समय डीआरडीओ के अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये वो नाम याद रखिएगा, सतीश रेड्डी। नेक्स्ट टाइम इसको हाईलाइट करके आपको दे दिया जाएगा। डिफेंस रिसर्च जो आपका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका पूरा का पूरा होल्ड उन्हीं के पास है। इट इज वर्किंग टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड क्लास साइंस टेक्नोलॉजी बेस फॉर इंडिया, प्रोवाइड डिफेंस सर्विसेज डिसिसिव एज इक्विपिंग देम विद इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सिस्टम एंड सॉल्यूशन। इसका इसीलिए गठन किया गया ताकि किसी भी प्रकार से डिफेंस सिस्टम को और अच्छे से मजबूत किया जा सके, और वर्ल्ड की जो भी किसी भी प्रकार की आर्टिलरीज, वेपन्स या किसी भी प्रकार की मिसाइल्स हैं उन पर नजर रख के उनके अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर करना, चाहे वो डिफेंसिव हो, चाहे अटैकिंग हो, चाहे खुद को बचाने के लिए हो, चाहे अटैक करने के लिए हो। इस प्रणाली पर डीआरडीओ बहुत तेजी से काम कर रहा है, और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज के दिन भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करने के अंदर, और इस समय वर्ल्ड के अंदर बहुत पावरफुल कंट्री के नाम पे सामने है। तो ये हाँ हमारा न्यूज़ पहला। चलिए बात करते हैं इसी से संबंधित आगे कुछ पॉइंट्स की। अगर बात करते हैं इसकी, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 10 लेबोरेटरीज की साथ में। डीआरडीओ की जो स्टार्टिंग हुई थी 10 लेबोरेटरीज के स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब इसका नेटवर्क जो ग्रो हो चुका है वो 52 लेबोरेटरीज के साथ हो चुका है, जिसके अंदर एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट, मिसाइल, एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम, इसके बाद मटेरियल्स हो गए, नवल सिस्टम हो गया, लाइफ साइंस, ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, और भी बहुत कुछ इस प्रकार की इसकी 52 लेबोरेटरीज ज्वाइन की गई है। ये सेक्शन याद कर लीजिए। सपोज एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डीआरडीओ के नेटवर्क में क्या क्या, लेबोरेटरीज के नेटवर्क में क्या क्या आता है, तो आपको इन सभी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। प्रेजेंटली द ऑर्गेनाइजेशन इज बैक्ड ओवर 5000 साइंटिस्ट, अबाउट 25,000 साइंटिफिक टेक्निकल एंड सपोर्टिंग पर्सन। 5,000 तो साइंटिस्ट और लगभग 25,000 उनकी सपोर्ट के लिए पर्सनल है या अंडर ट्रेनिंग है। Several major projects from development, missile, armament, light combat aircraft, radar, electronic warfare system, etc. are on the hand and significant achievement already made. बार बार समय समय पर डीआरडीओ ने अपने आप को प्रूव कराया है कि उनके पास कितनी क्षमता है, जैसे कि उन्होंने एयरक्राफ्ट, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, लड़ाई के सामान हो गया, मिसाइल्स हो गया, इन सभी को पूरा करके इन सभी क्षेत्रों में अपनी विजय हासिल करी है। तो डीआरडीओ एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भारत को सक्षम बनाने के अंदर, डिफेंस से संबंधित, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर कि भारत में हर साल देश को यूनाइट करने के लिए सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो चलाया जाता था, इस बार उसे क्या किया गया है, इस बार उसे क्योंकि कोविड-19 है, परिस्थितियां खराब है, तो इस बार इसे 15 अगस्त 2020 तक अभी एक्सटेंड कर दिया है, अभी इसको टाल दिया है। ये जो ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रोसेस है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेशनल यूनिटी अवार्ड है, जो कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसका नॉमिनेशन जो है आप इस साइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके नॉमिनेशन को कवर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। सपोज अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस नॉमिनेशन को कौन बेसिकली रिसीव करता है, कौन इधर ध्यान देता है, कौन इसकी किसकी अंडर देखरेख में चलता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके सबसे ज़्यादा मेन करता धरता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अगर कोई पूछे कि हु इज द बेसिकली मिनिस्टर यानी कि मेन गृह मंत्री कौन है, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके हमें लिखिएगा। अगला सवाल आता है कि इसका अगला पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की याद में, क्योंकि उन्होंने देश को यूनाइट करने के लिए, देश की इंटीग्रिटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, देश को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम किया था। तो इस पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पर इस अवार्ड की घोषणा की गई है। अब जितने भी सिटीजन हैं, चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी कास्ट, जेंडर, ब्रीड, प्लेस, बर्थ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इसको प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में, ये महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ही वॉज द होम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है, इसे इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में। द इंटेंट इज टू पे, इसका मतलब सिर्फ एक था कि पटेल साहब को एक भावात्मक होता है ना, भावात्मक एक श्रद्धांजलि देना, जो कि इंस्ट्रूमेंट से भारत के एक तरीके से बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इनको यूनाइट करने का काम किया। ये बेसिकली चलाया जाता था उनके बर्थ डेट पर 31 अक्टूबर को हर साल उनके क्रेमेटोरियम पर, और उसके बाद इसे आगे प्रोसीड किया गया। तो इस बात को याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास में दो प्रकार के पॉइंट्स होने चाहिए इससे संबंधित। पहला, ये कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, और एक्सटेंड किया गया है तो कब तक एक्सटेंड किया गया है, ये आपके पास होना चाहिए। क्यों बनाया जाता है, ये भी एक सवाल हो जाता है। अगला पॉइंट आता है नंबर 3, नीति आयोग ने स्टार्ट किया है एक कैंपेन जिसमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को। सीनियर सिटीजन यानी कि जितने भी दादा परदादा या फिर दादा दादी नाना नानी, इन सब के लिए ये तो चलाया गया है। इससे संबंधित बाहर, क्योंकि इस समय और ज़्यादा तो प्रोमो नहीं किया जा सकता था, तो ट्विटर पर, फेसबुक पर अलग अलग तरीके से इसको दर्शाया गया है। इस कैंपेन के अंदर लगभग 2.9 लाख 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन थे, जिसमें 25 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा गया, जिसमें अक्रॉस थे आसाम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें जो बुजुर्गों के अंदर कोविड-19 के दौरान जिस भी प्रकार का स्ट्रेस, बीमारी, कोई भी लक्षण देखने को मिलता है तो उन सब पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जाती है। इसको सपोर्ट करने के लिए, नीति आयोग की सपोर्ट करने के लिए एसोसिएट हुआ पिरामल फाउंडेशन। नाम याद रखिएगा, अक्सर ऑप्शन में आ जाता है, तो आ सकता है पिरामल फाउंडेशन, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट है, आर्म है पिरामल ग्रुप्स का। इन्होंने इसे लॉन्च किया था ताकि बुजुर्गों का ध्यान रखा जा सके। आप जानते हैं कि कोविड-19 का अटैक 2 लोगों पर डायरेक्टली पड़ता है। सबसे पहला आते हैं वे बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, और वे लोग जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, क्षमा करेंगे बुजुर्ग नहीं, लेकिन 50 से ज़्यादा है, वो बेसिकली कोविड-19 के अटैक में ईजिली आ जाते हैं, जो किसी भी प्रकार की मेजर या माइनर बीमारी से ग्रस्त होते हैं। इसके बाद इसका असर बच्चों पे ज़्यादा होता है। तो बुजुर्गों को संभालने के लिए ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया एक छोटा सा पहल था, एक स्कीम थी, जिसके अंदर उनका एम था अवेयरनेस फैलाना उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर। इसके बारे में बहुत सारे स्टेट्स ने अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। अब आ जाता है अगला पॉइंट चंडीगढ़ के अंदर से। चंडीगढ़ की अगली न्यूज़ आती है, जिसके अंदर चंडीगढ़ पहला सिटी बन चुका है। सन मोबिलिटी के सपोर्ट से चंडीगढ़ बन चुका है पहला सिटी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट किया जा रहा है। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पॉल्यूशन को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब अप्लाई किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक रेंज है, और सपोज कीजिए 250 किलोमीटर की रेंज है, आप किसी लॉन्ग रूट पर जा रहे हो, 250 किलोमीटर बाद उसकी बैटरी समाप्त हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से संचालित साधन की बैटरी खत्म हो जाती है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप उसको कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ के चार्ज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन समस्या क्या है कि चार्जिंग स्लॉट अगर नहीं मिला, तो रिचार्ज नहीं कर पाए, तो वो आपकी 10 लाख से 14 लाख की जो गाड़ी है वो रोड पर खड़ी हो जाएगी और आपको उसे टो करवाना पड़ेगा, यानी धक्के लगवाने पड़ेंगे। यही एक कारण था कि हमारे देश में जो बेसिकली बैटरी व्हीकल है, रिचार्ज की समस्या होने की वजह से नहीं चल पा रहे हैं और पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो चंडीगढ़ है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि क्विक रिचार्ज का। और असलियत में क्विक रिचार्ज क्या है कि ऑलरेडी चार्ज बैटरी होंगी, बैटरीज ऑलरेडी चार्ज होंगी, कोई भी स्टेशन पर जाएगा उसकी बैटरी को चेंज कर दिया जाएगा और नई बैटरी लगा दी जाएगी, नई बैटरी लगा दी जाएगी या चार्ज बैटरी लगा दी जाएगी, जिससे उसका जो रनअप है वो 250 किलोमीटर से बढ़कर अब जितना मर्जी किलोमीटर आप जा सकते हैं। अगर ये अप्लाई हो जाता है तो चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है, तो पूरे चंडीगढ़ में अब कोई समस्या नहीं रहेगी। इसकी बात की जाए तो आईओसी ने सन मोबिलिटी के साथ मिलकर इस फैसिलिटी को चलाया, ताकि लोग जो हैं परेशान होते थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो ले लिया, अब जैसे किसी ने सपोज कीजिए एक गाड़ी ले लिया, 15 लाख की गाड़ी लिया और 250 किलोमीटर बाद वो बंद हो गई, चार्जिंग स्लॉट को ढूंढना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है आमतौर पर। इसी वजह से भारत में इन व्हीकल्स को पसंद नहीं किया जा रहा, जबकि आवश्यकता और डिमांड सबसे ज़्यादा इसी की है। अब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन बड़ी परेशानी ये हो जाएगी कि व्हीकल लेके ना चल पाना रोड पर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको नहीं बेच पा रहे थे, लेकिन अब इस पहल के द्वारा जब ये पहल स्टार्ट हो जाएगी तो भारत में बहुत आसान हो जाएगा इन व्हीकल्स को लेकर चलना और खरीद बढ़ाना। अब इसकी शुरुआत जो की गई है चंडीगढ़, अमृतसर, बेंगलुरु के साथ साथ 20 बड़े स्टेशन को फोकस करने के लिए शुरुआत की गई। इस कंपनी के जो चेयरमैन संजीव सिंह ने अनाउंस किया था कि शुरुआत जो है चंडीगढ़ से हो रही है, थोड़े टाइम बाद अमृतसर, फिर बेंगलुरु, और इसके बाद 20 बड़े स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आसानी से सपोर्ट किया जा सके और उनकी डिस्चार्ज बैटरी को रिप्लेस किया जाए। डिस्चार्ज बैटरी को रिप्लेस किया जाए एक छोटे से प्रोसीजर के बाद। इसमें
टोटल कुछ मिनट लगेंगे और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा। इसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान जो है यूनियन मिनिस्टर, जो कि पेट्रोलियम गैस और स्टील के, नेचुरल गैस और स्टील के, सवाल आ सकता है हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, तो नाम याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए इसके सपोर्ट किया। हालांकि पीएम का विजन था कि मेक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है और ये ही हमारा एक गोल भी है जो 2030 तक पूरा करना है, जो कि आप सभी जानते हैं नीति आयोग के द्वारा चलाया जाना है ताकि इसे तेजी से बढ़ाया जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में QIS पंप बनाए जाएंगे, जिसका मतलब है क्विक इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे जो 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी बैटरी को चार्ज कर देंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। अगर भारत में इसे सपोर्ट मिल जाए तो बेनिफिट होगा, पॉल्यूशन खत्म होगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सपोर्ट बढ़ेगी। भारत बहुत कोशिश करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में घुसने की, लेकिन लिथियम आयन बैटरी जो कि इंडिया में बनती नहीं है, चाइना से आती है, उसके अंदर एक लिमिट है और लिमिट होने की वजह से उसे चार्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए और ये एक बहुत बढ़िया रास्ता बन सकता है। इससे पूरे के पूरे 3 स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से बढ़ेंगे और पॉल्यूशन कम होगा और इससे होने वाली डेथ्स, जो कि हर रोज की कुछ लिमिटेड डेथ्स होती हैं, उन पर कंट्रोल बढ़ेगा। फाइनल स्टेटमेंट आती है अब हमारे पास कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है अमेंड किया गया है। अमेंड यानी कि पहले जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था उसको अब बदल दिया गया है, बदलकर काफ़ी सारी चीज़ें लगाई गई हैं। हालांकि इसके बदलने के पीछे बहुत सारा रीज़न था। सबसे पहला रीज़न ये था कि जितने भी लोग इस बैंकिंग प्रणाली से ग्रस्त हो जाते हैं, बैंक बंद हो जाते हैं या फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलती या फिर करप्शन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है। मेनली जो गवर्नमेंट है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त कदम उठा रही है। जैसे कि अपॉइंटमेंट होती है, कोई भी अपॉइंटमेंट हो जाती थी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पैसे लेकर या किसी भी प्रकार के करप्शन में, लेकिन अब इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं और अब इसके अंदर जितनी भी बड़ी रिक्रूटमेंट होंगी ऑफिसर लेवल की, वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट होंगी भारत के जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, जिसके अंदर उनकी इंफॉर्मेशन और इनकी परमिशन का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब इसके अंदर सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाई है, जो नए बिल 2000 जिसे परमिशन मिल चुकी है और ये ऑर्डिनेंस का तरीका अपनाया, क्योंकि इस समय सारे के सारे सदन तो बंद पड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं लोग कोविड-19 की वजह से कोई सदन या कोई बैठक नहीं हो पा रही है, तो बेसिकली इसे ऑर्डिनेंस का रास्ता निकालकर इसे पास कर दिया गया है। इसके अंदर डिपोजिटर्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को बेसिकली स्ट्रेंथन करना है, इनकी जो ड्यूटीज है इनको प्रोटेक्ट करना है ताकि इनकी फंक्शनिंग को और ईजी कन्वीनियंट बनाया जा सके और करप्शन को रोका जा सके। प्लस आरबीआई की जो बेसिकली इन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पकड़ है वो और मजबूत करना है ताकि ये किसी भी प्रकार के बंद होकर भागने की प्रणाली में ना हो। जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमी इस समय बहुत ज्यादा चरमराई हुई है, भारत की इकोनॉमी बुरी तरीके से चरमराई हुई है। अब इस परिस्थिति के अंदर अगर इस इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो आपके पास ज़्यादा बड़े ऑप्शन है नहीं। इसलिए अगर कोई बैंकिंग प्रणाली अगर फ्लॉप होकर के भागती है तो हमारे पास या सरकार के पास कोई ना कोई प्रावधान होने चाहिए कि इस बार वो खुद को करप्ट ना घोषित कर सके। और इनके पास अब ऑडिट करने का भी एक रास्ता बन गया है, ऑडिट करने का रास्ता बन गया है, जिसके फायदा ये होगा कि अब कोई भी घोटाला या कोई भी समस्या आने से पहले ही समय समय पर ऑडिट होती रहेगी आरबीआई के द्वारा। तो ये कैपिटल जो बैंक्स हैं ये बेसिकली अपने आप को करप्ट या बेसिकली अपने आप को बर्बादिया या दिवालिया होने की परिस्थिति में लाने से पहले ही पकड़े जाएंगे, तो इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त फैसला होता है। अब ये किस एक्ट में बदलाव करते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला ये बहुत लगभग 70 दशक का एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था जिसके अंदर इनकी रिक्रूटमेंट जो होती थी यानी कि मैनेजमेंट जो होता था, सिस्टम जो होता था वो सिस्टम देखता था आरबीआई, लेकिन जो रिक्रूटमेंट होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी। अब रिक्रूटमेंट जो होगी वो भी आरबीआई के कंसर्न में होगी। इससे दोनों फैसले होंगे कि जो एक तरीके से पब्लिक सर्विसेज है कोऑपरेटिव बैंकिंग की, इसके अंदर जो कम रेट पर ब्याज दर होता है, इसके अलावा ये फंड रेजिंग नहीं कर पाते थे, अब ये फंड रेजिंग भी कर पाएंगे। और अब इनका जो सेक्शन था वो काफी एक्सेस हो चुका है, इनको जो पहले लिमिटेड था उसे बढ़ाया गया है।
अब इस ऑर्डिनेंस को ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है। ऑर्डिनेंस सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका पहला काम क्या है, मजबूत करना है डिपोजिटर्स को और स्ट्रेंथन करना, मजबूती प्रोवाइड करना है कोऑपरेटिव बैंक्स को। इंप्रूव करना है, क्योंकि गवर्नेंस को इंप्रूव करेंगे तो उसी के कंट्रोल में आएगी सारी की सारी चीजें। पावर्स को एक्सटेंड करना है ताकि आरबीआई की जो अदर बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स है इन सब पर पूरी की पूरी रेगुलेशन हो और उनको मजबूती से देखा जा सके। अब इसके अंदर जो चेंजेस लाए गए हैं ये किसी भी प्रकार से एग्जिस्टिंग पावर जो होती है स्टेट रजिस्ट्रार की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का वो कोई अफेक्ट नहीं, कोई बदलाव नहीं है। इसके अंदर और भी कोई चेंजेस अप्लाई नहीं किए गए हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी से रिलेटेड या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। मेन बिजनेस जो है इनका लॉन्ग टर्म फाइनेंस और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। अब अर्लियर की बात करें तो शुरुआत में यूनियन कैबिनेट ने इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया जिसमें 1482 अर्बन एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को लाया गया इस प्रोविजन के अंडर। इसका एम मैं आपको बता चुका हूं। बेसिकली इसका एक तरीके से जैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जैसे फ्रॉड्स को रोकना है और बाद में फ्रॉड होने के बाद नहीं रोका जा सकता। याद रखिएगा हमारे देश में एक लाइन होती है कि पुलिस हमेशा क्राइम होने के बाद आती है। इस बार पहली बार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि क्राइम होने से पहले ही हमारी सरकार अवेयर होकर के उसके सामने खड़ी रहे डटकर, ताकि ऐसी कोई समस्या ना आए। इसके अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे मैनेजमेंट के वो सारे रजिस्ट्रेशन आरबीआई के कंट्रोल में होंगे। मैनेजमेंट सिस्टम आरबीआई के कंट्रोल में होगा। ऑडिट सिस्टम यानी कि समय समय पर चेकिंग होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे कामकाज, बैंकिंग की लिक्विडिटी कितनी है, उस सभी चीजों के लिए अब आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि अब आपका मनी, आपके लोन्स और आपकी क्रेडिबिलिटी हर चीज पर आरबीआई की नजर होगी और अच्छे से इसको मजबूती प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट का जो ये बेसिकली सेक्शन है ये पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के फ्रॉड की वजह से या इस तरीके के जो फिक्शन हुए हैं उसकी वजह से हुआ, जिसमें 4335 करोड़ का जो लोन बैंकरप्सी हाउसिंग लोन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आया, ये फ्रॉड जो था डिस्कवर किया गया था आरबीआई के द्वारा और उस तभी से इस पर कोशिश की जा रही है कंट्रोल करें। मार्च के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में इसे टेबल किया था। टेबल करने के बाद बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है 1949 इस पर काफी ज्यादा कठोर पकड़ बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमें सेंट्रल बैंक को ज्यादा पावर देना ओवर कोऑपरेटिव बैंक ताकि किसी भी प्रकार से बचाने की प्रयास किए जाए। अब ये तो हमने बताया कि ये सिस्टम क्या है क्या नहीं है। अब आप जान लीजिएगा कि ये हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है 1949 क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या है। पहली चीज इसे पहले जाना जाता था बैंकिंग कंपनी एक्ट। याद रखिएगा ये सिर्फ बैंकिंग कंपनी एक्ट था 1949 में, लेकिन काफी सारी परेशानियां होने के बाद में इसको फॉर्म तो किया गया था 16 मार्च के अंदर, लेकिन बाद में 1 मार्च 1966 को, ये डेट याद रखिएगा, ये दोनों डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च 1966 को फिर इसमें काफी सारे बदलाव किए गए और इसे बनाया गया बैंकिंग रेगुलेशन 1949 एक्ट। शुरुआत में इस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन इस एक्ट के बाद में धीरे धीरे आरबीआई का कंट्रोल इस पर आने लगा और इन पर सरकार की नजर आने लगी। ये एक्ट जो था उस समय के अब जो है जम्मू कश्मीर के सारे सेक्शंस को भी कवर करेगा आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर। क्या काम था इनका कि अपॉइंटमेंट्स जो होंगी वो अब आरबीआई सुपरवाइज करेगा। ऑडिट के लिए इंस्ट्रक्शन होगी आरबीआई करेगा। किसी भी प्रकार का मर्जर अपनी मर्जी से नहीं होगा। पैसे का लेन देन, टालना, लिक्विडिटी, ये सब चीजों पर कंट्रोल होगा। बैंकिंग की पॉलिसी पर कोई भी पेनल्टी लगाने पर, कोई भी रेगुलेशन लगाने पर नॉट एप्लीकेबल, कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्ट इज नॉट पर्टिनेंट टू द फॉलोइंग बैंकिंग सिचुएशन, जैसे प्राइमरी जो पहले की एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी थी उन पर लागू नहीं होगा। नॉन एग्रीकल्चर प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटी इन पर भी नहीं, और क्रेडिट जो कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स हैं उन पर भी ये कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो ये हमारा आज का पूरा सेक्शन यहां पे आता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है, इसे जोड़ा गया है। क्या है कि मध्य प्रदेश बन चुका है, इस बार मध्य प्रदेश बन चुका है भारत का सबसे बड़ा एक तरीके से योगदानकर्ता, गेहूं के नाम पर सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन चुका है। इस बार उसने ऐतिहासिक एक तरीके से लीडिंग स्टेट की तरह सामने आया है 2020 के अंदर। मार्च की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने अभी तक परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ाई है सपोर्ट प्राइस पर 1.27
करोड़ टन की, जो कि पूरे देश का 33% है। पूरे देश का 33% है। इतना बड़ा हिस्सा भारत का पूरा इस समय मध्य प्रदेश ने योगदानकर्ता के रूप में सामने लाया है। धीरे धीरे इन्होंने काफी प्रोग्रेस भी करी है। इससे पहले जो था पंजाब जो था मॉडल के रूप में सामने था। पंजाब जो था दोस्तों 127 लाख टन यानी कि 127 लाख टन का परचेजर था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून 8 में रिकॉर्ड किया गया 128 लाख टन का रिकॉर्ड बनाकर 128 लाख टन का रिकॉर्ड बनाया, जिसके अंदर इन्होंने अपने आप की परचेजिंग को बढ़ाया। अब इस प्रोक्योरमेंट की बात करें तो पंजाब में तो 31 मई को यह बंद हो चुका था, लेकिन जो मध्य प्रदेश था इसके अंदर ये 4 दिन तक उसके बाद भी चलता रहा, जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन और देवास। हरियाणा जो है ये तीसरे नंबर पर है। अब तो पहले नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर अभी पंजाब है, तीसरे नंबर पर हरियाणा है। पहले पंजाब सबसे आगे होता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी परिस्थिति में बदलाव आने लग गया है। इसके अंदर एक रीजन ये भी है कि कोविड-19 की परिस्थिति में काफी ज्यादा रोक टोक, आवाजाही पर एक तरीके से पकड़ बनाई गई, तो इस वजह से भी पंजाब को पीछे हटने का मौका या पीछे हटने का रीजन बना। अब टोटल जो वीक प्रोडक्शन जो प्रोक्योरमेंट है कंट्री के अंदर 386 लाख टन की है, जबकि एस्टिमेट जो होता है 440 लाख टन का होता है सेंटर के द्वारा। मध्य प्रदेश ने सबसे बड़ा हिस्सा इस बार का एक्वायर किया है, जिसमें 33% आता है। इसके अंदर एक हिस्सा जो है सेंटर के पास जाएगा, बाकी सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है। अब पॉइंट आता है यहां पर कि मध्य प्रदेश ने प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो 2012 से 13 में 84.89 लाख टन था। 2019 में थोड़ा सा रेट गिरा, उसके बाद अब प्रेजेंट में काफी इंप्रूवमेंट लाई है। मध्य प्रदेश जो है कमेंस करता है अप्रैल 15 को अगेंस्ट मार्च 25 की यूजुअल ईयर्स के अंदर। लॉकडाउन की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया है। इसके अंदर 20,500 करोड़ रुपए ऑलरेडी बांट दिए गए हैं 14.22 लाख फार्मर्स को, जिसके अंदर बेसिस की बात करें तो 1925 पर क्विंटल का रेट लगाया गया है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर दिया गया है। तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है किसानों के लिए और बहुत बड़ी सपोर्ट है उन लोगों के लिए जिनका बेसिकली कार्यभार सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर है? कृषि के आधार पर है, और सुविधाएं भी प्रोवाइड हुई हैं। तो इसी पॉइंट पर ये सेक्शन हमारा आज का करंट अफेयर का खत्म होता है। अगली क्लास में हम इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।